चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉइल, ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो आज पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, वो सब हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, कल जो रिजल्ट टॉर्क का आया था M क्रॉस B, वो भी आपका किसका था? सेम वैसे ही था जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, है ना। वहां पे P क्रॉस ही था, यहाँ पे M क्रॉस B है। उसकी डेरिवेशन अच्छे से समझना, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो M वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होती है। कॉइल को जब आप घुमाओगे तब कैसे उनमें एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो मैं एक आसानी से समझा देता हूं कि कैसे आप समझ सकते हैं। B को प्लेन में ले लो ताकि आपको और बेटर समझ में आए। ठीक है, तो जब आप B को प्लेन में लेंगे और सपोज कॉइल को आप उसी प्लेन में ले लो जिस प्लेन में B है। ठीक है, ये साइड सपोज A है, ये साइड सपोज B है। ठीक है, अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर आएगा आपका। ठीक है, तो एरिया वेक्टर देखो, फिंगर्स को कर्ल करो बाहर, तो एरिया वेक्टर आ रहा है जेड कह लो, मतलब एम वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब एम वेक्टर, तो एम वेक्टर किधर? जेड कह लो। बी वेक्टर किधर लिया है आपने? एक्स कह लो। दोनों में एंगल थीटा, दोनों में 90 डिग्री। और आपको एक चीज पता है, अगर दोनों में थीटा 90 तो कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट करेगा। बिल्कुल सही है, कितना टॉर्क एक्ट करेगा? एम बी साइन थीटा, दोनों में एंगल 90 है सिचुएशन में, सो दैट टॉर्क विल बी एम बी साइन 91। चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, तो सारे के सारे साइड्स पे फोर्स देख लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी। देखें, चलो अब ध्यान से समझना। ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स, क्या कोई फोर्स लगेगा ए बी पे? नहीं। क्यों? एल वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, दिख रहा है। और एल और बी अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है आपका? कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर इज आई इंटू एल क्रॉस बी। समझ पा रहे हो? कल वाले से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आज फिर से बता देता हूं। सो फोर्स ऑन ए बी क्या जीरो हो जाएगा? बिकॉज एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब मैंने बी को प्लेन में ले लिया, कल जो मैंने बताया था उसमें बी प्लेन के परपेंडिकुलर था। समझ आ रहा है? सिमिलरली फोर्स ऑन सीडी जब आप देखोगे वो भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज एंटी पैरेलल है। एल इधर बी इधर, दोनों में एंगल 180, पर अभी भी आपका फोर्स जीरो होगा। बचा कौन? बीसी और डीए। तो बीसी पे देखते हैं, फोर्स ऑन बीसी कितना होगा बोलो? एल बी, दोनों में एंगल 90, तो किधर आएगा? एल क्रॉस बी। फिंगर्स को अपना एल की तरफ करो, पाम को बी की तरफ, थंब अंदर आ रहा है तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। कितना? एल और बी में एंगल 90, तो एल क्रॉस बी, एल बी बन जाएगा, तो आई इंटू एल, लेंथ वो बी मैंने लिया है, तो आई बी बी। किधर? अंदर की तरफ, क्रॉस। समझ में आ रहा है? सिमिलरली फोर्स ऑन डीए, ये किधर हो जाएगा आपका? चेक करना, ये आएगा बाहर की तरफ। और कितना आएगा? अभी भी एल और बी में एंगल 90 है, तो आई बी बी बाहर की तरफ। अभी भी नेट फोर्स कितना है? जीरो। क्यों? इन दोनों पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। इस पे फोर्स है आई बी बी माइनस जेड की तरफ, इस पे फोर्स है आई बी बी प्लस जेड की तरफ, तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स उल्टे हैं, है ना। पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर, तो क्या ये दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं? है ना, एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर, दोनों में सेपरेशन कितना? ए। क्या ये दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी कपल का टॉर्क हमको निकालना आता है। कितना? आइदर फोर्स विच इज आई बी बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए। तो क्या करो, आई ए बी को एक ब्रैकेट में ले लो, कैपिटल बी को अलग। ए बी क्या है? एरिया ऑफ द लूप, तो आई इंटू ए क्या है? एम, सो दैट विल बी एम बी। समझ में आया? तो कल जो पढ़ा जो समझा वो एकदम सही था यहां भी। और क्या टॉर्क की जो डेरिवेशन है एम क्रॉस बी, वो इससे भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको इससे बेटर समझ में आता है तो इससे कर लो। कैसे? अब इसको हम थीटा एंगल घुमाएंगे, इस कॉइल को। तो जब आप थीटा एंगल घुमाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। ये एरिया वेक्टर, ये बी वेक्टर,
दोनों में एंगल कितना, थीटा। अब इसमें भी फिर से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा था, ऐसा हमने घुमाया, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, जब आप टॉर्क निकालोगे तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसमें आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा ए साइन थीटा, बाकी सब कुछ सेम है। फोर्स अभी भी किनका टॉर्क आएगा, आई बी बी का, जैसे कल पढ़ा था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ए साइन थीटा। फिर से सोल्व करोगे वो आ जाएगा एम बी साइन थीटा, वो जनरल रिजल्ट है आपका, ठीक है, कर लोगे। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज बेसिकली m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वेयर m वेक्टर इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल विच इज करंट इनटू एरिया। इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन दैट विल बी NIA, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी m वेक्टर की, वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। किसी भी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, कल मैंने सिखाया था। अगर लूप आपको आधा दिख रहा है तो आपको उसको कंप्लीट करना, उसकी भी टेक्निक मैंने सिखाई थी कि ऊपर नीचे सेम वायर ले लो, ऊपर नीचे, और दोनों में करंट उल्टा ले लो ताकि नेट करंट जीरो हो जाए। पर आप देखोगे कि उससे एक कंप्लीट लूप बन जाएगा, और फिर उसका एरिया वेक्टर आपको पता ही है ना, उसके लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना करंट इनटू एरिया। क्वेश्चन आते हैं इसके सबके, ठीक है। आज क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हो। बी को प्लेन के अंदर लेके खुद विजुअलाइज करो और खुद से समझ में आ जाएगा। चलो, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है कि कोई भी क्लोज लूप अगर हमारे पास है, उसको अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता है, पर टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट लूप विल बी गिवन बाय m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वेयर m वेक्टर इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल एंड b वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर m और b आपस में पैरेलल हैं, मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो टॉर्क एक्टिंग भी क्या होगा, जीरो। तो टॉर्क भी जीरो और फोर्स तो वैसे ही जीरो है, तो दोनों चीज जीरो, तो क्या होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। रोटेशन में पढ़े थे, ठीक है, वही हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। वो पढ़ने से पहले एक हेडिंग डालो, इंटरेक्शन एनर्जी। डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसका, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ लूप विद अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे पास अगर कोई लूप रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है। सेम जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था। सपोज ये हमारे पास लूप है, फील्ड अंदर की तरफ, लूप में करंट कुछ ऐसा है, तो बोलो एम वेक्टर किधर, बाहर की तरफ, तो एम और बी में एंगल कितना, 180 डिग्री। जीरो नहीं, क्योंकि बी अंदर है, एम बाहर की तरफ है, तो एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। सेम वहां पे था माइनस p डॉट e, यहां पे है m वेक्टर डॉट b वेक्टर, वेयर m वेक्टर इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो क्या होगा, माइनस एम बी कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। माइनस साइन मत भूलना। थीटा किसके बीच में एंगल है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। अरे ठीक है, इस सिचुएशन में थीटा कितना है, 180 डिग्री। डालो cos 180 माइनस 1, तो यू कितना आ जाएगा, प्लस एम बी, दैट इज मैक्सिमम। और जब भी इंटरेक्शन एनर्जी मैक्सिमम होती है, आपका लूप जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, क्योंकि सर थीटा 180 डिग्री है, तो टॉर्क जब हम निकालेंगे एम बी साइन थीटा से, तो साइन 180 जीरो, तो टॉर्क जीरो, और टॉर्क जीरो, फोर्स तो इसके ऊपर पहले से ही जीरो है। करंट कैरिंग क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता है। फोर्स जीरो, इस सिचुएशन में टॉर्क भी जीरो, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है। अब सवाल उठता कौन से तरह के इक्विलिब्रियम में, स्टेबल या अनस्टेबल, तो वो इन एनर्जी से भी आप सोल्व कर सकते हैं। या अगर आपको 3D विजुअलाइज होती है तो आप एक चीज से और कर सकते हैं, इसको थीटा एंगल घुमा दो। अगर कल की डेरिवेशन आपको समझ में आई, इस कॉइल को थीटा एंगल घुमा दो और देखो फोर्सेस वापस लाना चाहते हैं या दूर ले जाना चाहते हैं। अगर दूर ले जाना चाहते हैं तो एक किसमें होगा, अनस्टेबल में, और वापस लाना चाहते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसी तो किया था हमने वहां पे भी, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ लूप विद अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, ठीक है, या u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा मैं बार बार बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। b क्वेश्चन में दिया होगा, m आपको अपनी नॉलेज से निकालना है। m वेक्टर उधर ही होगा जिधर एरिया वेक्टर, मतलब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन कौन सी वाली लेनी है,
ठीक है, थंब से जो डायरेक्शन आएगी करंट की तरफ फिंगर स्क्रॉल करो, थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो कर लोगे, पक्का। चलो नेक्स्ट लिखो फिर इसके बाद इंटरेक्शन एनर्जी के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ द लूप, मतलब कब स्टेबल में कब अनस्टेबल में, इक्विलिब्रियम ऑफ द लूप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, आप बाहर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इवन प्लेन में भी ले सकते हैं। ठीक है, लूप में करंट ऐसा जा रहा है, ठीक, और एक सिचुएशन ये, इसमें लूप में करंट उल्टा ले लेते हैं ये। ठीक है, क्या दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पहला सवाल तो ये, क्या दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, चेक करते हैं। फोर्स तो दोनों सिचुएशन में जीरो है, वो तो पक्का है कि यूनिफॉर्म फील्ड में अगर क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है तो फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क देखते हैं दोनों केस में जीरो है या नहीं, केस 1 केस 2। बोलो पहले इसमें एंगल देखते हैं कितना है, एरिया वेक्टर बाहर, मतलब एम वेक्टर भी बाहर, क्या बी अंदर है, तो दोनों में एंगल कितना है, सेम यही जो मैंने इधर बनाया वही सेम वापस बनाया, थीटा बिटवीन एम एंड बी, क्या वो 180 डिग्री दिख रहा है, अगर वो 180 है तो टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा, साइन 180 इज जीरो, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड इज जीरो। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, तो एक किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इसमें देखते हैं एरिया वेक्टर, फिंगर स्क्रॉल करो, थंब अंदर, मतलब अंदर एम वेक्टर है आपका, क्या बी भी अंदर है, बिल्कुल, तो एंगल कितना हो गया बोलो, थीटा बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा फिर से जीरो, एम बी साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क जीरो और फोर्स तो पहले से ही जीरो है, मतलब इस सिचुएशन में भी नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, मतलब इन दोनों सिचुएशन में नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। तो क्या दोनों पोजीशन इक्विलिब्रियम की है, मतलब दोनों पोजीशंस में हमारा जो लूप है करंट कैरिंग वो इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। अब सवाल उठता है कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सी अनस्टेबल, मतलब किस सिचुएशन में आप लूप को थोड़ा सा घुमाओगे वो वापस आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उस पर, और किस सिचुएशन में आप लूप को थोड़ा सा घुमाओगे वो और दूर चला जाएगा, है ना। तो वो कैसे डिसाइड करना है, या तो आप 3D में इमेजिन कर लेना, खुद थीटा एंगल घुमा देना, फोर्सेस देखना, वापस लाना चाहते हैं दूर ले जाना चाहते हैं, मतलब टॉर्क रिस्टोरिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक। या दूसरा आसान तरीका क्या जो सबको समझ में आता है, इंटरेक्शन एनर्जी देख लो दोनों केसेस में, क्योंकि आपको पता है स्टेबल लूप अगर होगा तो इंटरेक्शन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, याद है कि नहीं, और अगर वो अनस्टेबल होगा तो इंटरेक्शन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखते हैं निकाल के दोनों सिचुएशन में, तो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, माइनस एम बी कॉस थीटा, यही तो होती है, थीटा कितना इस केस में 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 दैट इज एम बी विच इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम अगर होता है इंटरेक्शन एनर्जी तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन इसके भी डायरेक्ट पूछता है कि कॉइल को आपने अनस्टेबल से स्टेबल में घुमा दिया तो बताओ कितना वर्क किया, अगर आपको याद हो सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रो में पढ़े थे आपने, तो अनस्टेबल में एंगल कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो वेन एवर एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री द कॉइल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा यहां पे 0 डिग्री है, दैट इज माइनस एम बी नेगेटिव, तो क्या ये मिनिमम है, बिल्कुल। तो इस केस में किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो नीचे लिख लेना इस केस में होगा अनस्टेबल में, किस केस में, जब एम और बी में एंगल 180, और इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब आधे बोलेंगे सर जब दोनों में एंगल 90 होगा तब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, क्योंकि तब टॉर्क एक्ट कर जाएगा, कितना, एम बी साइन 91, मतलब इन दोनों सिचुएशन के अलावा, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के अलावा कभी भी आपका लूप इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क एक्टिंग शुड बी जीरो, और वो सिर्फ दो सिचुएशन में पॉसिबल है, जब एम और बी में एंगल 0 हो या एम और बी में एंगल 180 हो। अब उसमें से एक में स्टेबल में होगा, एक में अनस्टेबल में, तो अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो लास्ट टॉपिक आज का, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद अच्छे लेवल के बहुत, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना, वर्क डन, ये भी हम कर चुके हैं वहां पे, इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप।
वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। डायग्राम बनाना चाहो खुद से बना लेना। वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, ठीक है। चलो मैं बना ही देता हूं। मतलब कुछ ऐसा है, बी इस तरफ, ठीक है, और कॉइल आपकी कुछ ऐसी है इनिशियली, ताकि एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कुछ θ1 है, ठीक। यहां से आपने कॉइल को और घुमाया, और कैसे घुमाया, ताकि एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल फर्दर चेंज हो जाए और वो हो जाए आपका θ2। तो क्वेश्चन है कॉइल को θ1 से θ2 घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। क्या याद है वहां पे हमने किया था? बिल्कुल। तो कितना वर्क करना पड़ा? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी डेल्टा यू, दैट विल बी फाइनल इंटरेक्शन एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरेक्शन एनर्जी। So final interaction energy will be minus mb cos θ2, क्योंकि m और b में एंगल θ2 है, माइनस इनिशियल इंटरेक्शन एनर्जी माइनस mb cos θ1। So mb कॉमन, cos θ1 माइनस cos θ2। रिजल्ट का रट्टा मत मारो, बस इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन अपने आप आ जाएगा। कर लोगे? सो θ1 इज इनिशियल एंगल एंड θ2 इज फाइनल एंगल। तो लिख भी लेना बना के, लेट इनिशियल एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज θ1 एंड फाइनल एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज θ2। कर लोगे? चलो, सो वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन विल बी W इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी, और इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है? माइनस mb cos θ, माइनस साइन मत भूलना, ठीक है। कर लोगे? तो सेम चीजें हैं जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े, दोनों की दोनों चीजें आपकी सेम है, ठीक है। बस टॉर्क की डेरिवेशन है थोड़ी सी मुश्किल है, वहां चीजें साफ साफ दिख रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है, डाइपोल का ऐसा रखा, हल्का सा घुमा दिया, तो क्यूई इधर क्यूई उधर, नेट फोर्स जीरो वहां भी था, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो है, सेम सिचुएशन है। बस वहां पे दिख जा रहा था कि फोर्सेस आपके ऐसे थे, कपल फॉर्म कर रहे थे, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट दिख जा रहा था। पर यहां पे आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। वहां पे जो डाइपोल मोमेंट था पी वेक्टर, वो प्लेन में ही था आपका, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो आसानी से दिख जा रहा था आपको। पर यहां पे जो एक चीज अगर प्लेन में है, दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा। वैसे कुछ नया नहीं है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हैं सब। कर लोगे? तो कल जो हमने लास्ट में पढ़ा, मतलब कल पूरे लेक्चर में जो हमने पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब नीट, मेंस, एडवांस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है आपका 99% एडवांस के लिए खत्म हो चुका है, मैग्नेटिज्म चैप्टर, ठीक है। अब बचता है सिर्फ नीट और मेंस के लिए। हाँ, एडवांस में एक टॉपिक और बचता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो हम 3 लेक्चर और पढ़ेंगे वो एडवांस में नहीं आएगा, सिर्फ नीट और मेंस के लिए रटने वाला है थोड़ा। अर्थ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये सब रटने वाली चीजें हैं, पर क्वेश्चन आते हैं नीट और मेंस में। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से उसको पढ़ना, और मैं उसके नोट्स भी दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से नोटबुक में वो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, थियोरी नहीं लिखवाऊंगा। तो थियोरी आपको लिखनी है उन नोट्स से, ठीक है, पर बताऊंगा मैं पूरा अच्छे से ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक। तो ये अच्छे से यहां तक समझ लो। अब बोर्ड पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा अच्छे अच्छे, ठीक है। किस में आ चुके हैं वो भी बताऊंगा, तो उनको नोट करना, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो चलो, तो 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों नोट करो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं वापस से रीड करूंगा ताकि आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आ जाए, ठीक है। खुद से कोशिश करो, और मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी हो, एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अच्छे से चीजें समझी है तो। हाँ, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से आपको सोचने पड़ेंगे, वो तो सबको पता है, ठीक है। नीट के क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट मिलेंगे आपको, पर हाँ उसमें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 वायर्स आपको दिख रही होंगी, दिख रही हैं क्या? हाँ दिख रही है, 3 वायर्स दिख रही होंगी ए बी सी, ठीक है।
तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है सबको, डॉट दिखाया है, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता हुआ। कितना करंट है? आई, क्वेश्चन में गिवन है। और तीनों में डिस्टेंस कितना है? ए और बी के बीच में डी, बी और सी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी। इसलिए मैंने फोर्स पढ़ाते हुए बोला था आपको जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछा जाता है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन, नीट 17 में आया था, खुद से पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, फिर सेकंड क्या क्वेश्चन है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक। चलो देखो अब फटाफट, तो पहला क्वेश्चन, 3 वायर्स कैरिंग सेम करंट आई अलोंग सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो बी के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। किन्हीं भी दो पैरेलल वायर्स के बीच में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो पहली चीज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस। क्या करंट दोनों में सेम है तो I1 I2 आपका I हो जाएगा, तो दैट विल बी म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डिस्टेंस विच इज D। देखो ऑप्शन भी वैसे दिख रहे होंगे आपको, पर रूट में क्यों आ रहे हैं वो समझना अब ध्यान से। देखो अब ध्यान से देखो, इस वायर की वजह से इस पे देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। तो फोर्स किधर लगता है? I इंटू एल क्रॉस बी, बिल्कुल सही है। अब इसकी वजह से यहां पे फील्ड होगी किधर? इसकी वजह से, क्या निकालना आता है सबको? तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड, क्या ये इनफाइनाइट वायर है? तो इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पे फील्ड बर्ड-सावर्ट्स लॉ से डीएल क्रॉस आर, डीएल करंट की डायरेक्शन मतलब के कैप, क्रॉस आर जे कैप, क्योंकि पॉइंट जो है वो जे डायरेक्शन में है, तो के क्रॉस जे उल्टा माइनस आई, मतलब इसकी वजह से बी पे जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। चलो ठीक है, अब फील्ड आ गई उस डायरेक्शन में तो फोर्स किधर लगेगा? आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। एल वेक्टर किधर है इसका? क्या जिधर करंट है, सब सिखाया मैंने, तो एल वेक्टर बाहर की तरफ, बी किधर है? इस तरफ, तो फिर से निकालो, एल वेक्टर बाहर की तरफ मतलब के कैप, क्रॉस फील्ड माइनस की तरफ मतलब माइनस आई, और के क्रॉस आई होता है जे, और एक माइनस साइन लगा है तो दैट इज माइनस जे, मतलब ये लगेगा आपका फोर्स इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फील्ड का काम हो गया वो हटा देते हैं। तो ऐसे सिस्टमेटिक चलोगे सब कुछ होगा, ऐसा घबराना नहीं है। तो क्या आंसर आया? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 आई स्क्वायर, वैसे पर यूनिट लेंथ चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस। फॉर्मूला याद रखो। अब सी की वजह से बी पे देखते हैं, सी की वजह से बी पे फील्ड होगी किधर? डीएल क्रॉस आर, बर्ड-सावर्ट्स लॉ, डीएल वेक्टर सी का जिधर करंट बाहर की तरफ, दैट मतलब के कैप, क्रॉस आर किस पॉइंट पे निकालना है? माइनस आई के अलोंग जो है, के क्रॉस आई जे, पर एक माइनस साइन लगा मतलब माइनस जे, समझ में आ रहा है? माइनस जे मतलब बी पे जो फील्ड आएगी सी की वजह से, मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं, ये सी, ये बी, सी की वजह से बी पे जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी। मैंने इसका एक पाम रूल भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद है कि नहीं याद है? याद है। थंब को करो करंट की डायरेक्शन में ये, और फिंगर्स को करो आर वेक्टर की डायरेक्शन में ये, पाम किधर आ रही है? नीचे। अब वो आपकी इच्छा, आपको जिससे करना है उससे कर लो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है यहां तक। अच्छा, मतलब इसकी वजह से बी वाली जगह पे फील्ड आई नीचे, कितनी आई सबको पता है, वो फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, उससे मतलब नहीं है। अब इस फील्ड की वजह से बी पे फोर्स किधर लगेगा? क्या आई इंटू एल क्रॉस बी, एल बी का किधर है? बाहर की तरफ जिधर करंट है, ठीक है। तो एल क्रॉस बी करो, एल मतलब के कैप, क्रॉस बी मतलब माइनस जे, के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हो, माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई, मतलब फोर्स लगेगा ये, ठीक है। तो ओरिजिनल फिगर में बनाते हैं तो ये, सो दैट विल बी एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। समझ में आ गया सबको? तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस विच इज डी। क्या समझ में आ रहा है? पक्का। अब ध्यान से अगर आपको देखो तो दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपसे नेट फोर्स मांगा है, सो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या दोनों का रिजल्टेंट, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 विच इज 0, तो रूट 2f, तो रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी, रूट से ये कैंसिल, तो ये, सो आंसर विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय रूट 2 पाई डी, ऑप्शन सी। क्या मुश्किल था?
नहीं। सिस्टमैटिक चलो, रिजल्ट्स याद रखो, सब कुछ होगा, पर हां क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। कर लोगे पक्का? चलो नोट करो इसको अच्छे से, जिसका नहीं हुआ ठीक है, जिसका हो गया अच्छी बात है, मतलब वो सब कुछ सीख रहा है धीरे धीरे। सेकंड क्वेश्चन में देने का एक पर्पज है, वैसे आधों को लगेगा इतना आसान क्यों दिया है, वो देने का एक पर्पज है। वो पर्पज क्या है ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में कॉमन गलती होती है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से, ये नोट कर लिया सबने, पॉज करके नोट कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या देखना था, किसी भी वायर पे फोर्स किधर लगता है, जिधर एल क्रॉस बी होता है, और किसी भी वायर की वजह से बी वेक्टर किधर होता है, जो बॉयड-सावर्ट लॉ से आता है। तो आपको 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट से चेक करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ लॉन्ग वायर, एक वायर है आपके पास, ठीक है, मान लो जिसकी लेंथ है एल, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। इस वायर को आपने एक सर्कल में बेंड किया, ठीक है, मान लो रेडियस कितनी आर, एक ही टर्न है, और सेंटर पे फील्ड है उस केस में बी, ठीक है। तो आप एक चीज तो लिख सकते हैं, एल लेंथ से ये वायर बनी है, तो एल मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर, या आर मस्ट बी इक्वल टू एल बाय 2 पाई। बिल्कुल सही। तो सेंटर पे फील्ड कितनी होगी बोलो? सो फील्ड एट सेंटर जो बी बोली है उसने कितनी होगी, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 आर। याद है या भूल गए? सब याद रखो। सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आर विल बी एल बाय 2 पाई, क्योंकि मुझे तो ओरिजिनली एल पता है। तो कितना आ जाएगा फील्ड, म्यू नॉट आई पाई बाय एल। देखो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब जो गलती होती है वो कहां होती है वो मैं बताता हूं। अब इसी वायर को आपने बेंट किया एक सर्कुलर कॉइल में जिसके पास एन टर्न्स है, एन टर्न्स। अब सेंटर पे फील्ड बताओ बी की टर्म में कितनी होगी? तो देखो ध्यान से, ओरिजिनल की जो बी आई वो कितनी आई, वो मैं यहां पे लिख दिया हूं, म्यू नॉट आई पाई बाय एल। कैसे आई समझ में आ गया? क्योंकि एक ही आपके पास लूप था। अब इसी एल लेंथ की वायर से हमने एन टर्न्स की कॉइल बनाई। अब मैं पूरा एन टर्न्स नहीं बना रहा हूं ये, ठीक है। मान लो रेडियस कितनी है आपकी आर, बहुत पास पास होते हैं, ओवरलैप करते हैं, पता है ना, तो हर टर्न की रेडियस आप आर मान सकते हैं, ठीक। अब क्या मैं बोल सकता हूं टोटल लेंथ जो आएगी दैट विल बी एन इंटू 2 पाई आर, क्योंकि एक टर्न की लेंथ होगी 2 पाई आर, पर ऐसे ऐसे एन टर्न्स बने हैं, सो दैट विल बी एन इंटू 2 पाई आर। किससे बने हैं? उस एल लेंथ से, सो दैट शुड बी इक्वल टू एल। तो आर कितना, एल बाय 2 पाई एन। एक यही गलती होती है बच्चों से, आर को अभी भी एल बाय 2 पाई ले लेते हैं, नहीं, अब एन टर्न्स बने हैं ना, तो टोटल लेंथ हो जाएगी एन इंटू 2 पाई आर, इसलिए एक एन उनका आंसर में आता ही नहीं है, ये गलती होती है। अब बताओ सेंटर पे फील्ड बी डैश मान लो हो गई, तो मैंने बताया था अगर एन टर्न्स है किसी कॉइल के तो सेंटर पे फील्ड हो जाएगी एन टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। याद है? अब आधे बच्चों की यहां भी गलती होती है, यहां पे एन नहीं लेते हैं, सेंटर पे फील्ड सीधा लिख देंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, नहीं सॉरी 2 आर। सही है? तो यही गलती होती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, वैसे आसान ही है क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं है। सो एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर विच इज एल बाय 2 पाई एन, 2 से 2 गया, एन ऊपर जाके एन स्क्वायर बना, सो एन स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई बाय एल। और म्यू नॉट आई पाई बाय एल क्या है? जो पुरानी एक लूप की फील्ड थी, तो नई फील्ड कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर टाइम्स बी। तो ये गलती होती है जनरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने का सिर्फ यही पर्पज था कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलनी है, ठीक है। मैग्नेटिज्म मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस हाँ कुछ रिजल्ट्स है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसकी कोई अब चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो रिजल्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोयल की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, है ना, सारी चीजें याद करने, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, टॉर्क ऑन अ लूप, फोर्स ऑन अ लूप, ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर साथ साथ चीजें भी समझनी पड़ेगी कि कैसे हम, किस वे में हम प्रोसीड करें ताकि हमारा क्वेश्चन सही से सोल्व हो, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है इस चैप्टर में, अगर हल्का सा भी परेशान हुए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। कर लोगे सेकंड क्वेश्चन? उम्मीद है बहुत लोगों का हो गया होगा। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो आईआईटी में बहुत पहले आया था और वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है ध्यान से मैं बताता हूं, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन है
कि एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास विच इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड यू, दिख रहा है सबको, और रीजन में वाई के जस्ट बाद, मतलब x0 के जस्ट बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गई, पर पूरे रीजन में नहीं है, कुछ लेंथ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, किधर, अंदर की तरफ, क्रॉस दिख रहा है सबको। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन u स्पीड से एंटर किया इस फील्ड में, और फील्ड पूरे रीजन में नहीं है, तो बोलता है कि इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम, कैसा पाथ फॉलो करेगा, सबको पता है, सर्कुलर, ठीक है, पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरे रीजन में फील्ड नहीं है, तो एक आर्क ट्रेवल करेगा। तो इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विद स्पीड v स्पीड से अगर वो निकलता है एट कोऑर्डिनेट y, ऑब्वियसली अगर वो आर्क में ट्रेवल कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो क्वेश्चन है देन कौन सा ट्रू है, v ग्रेटर देन y, मतलब जिस स्पीड से वो निकलेगा वो इनिशियल स्पीड से ज्यादा, और y कोऑर्डिनेट 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव में आएगा y कोऑर्डिनेट, फिर ये, ठीक है। उम्मीद है जिसने सारी चीज अच्छे से समझी होगी, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए बच्चों वाली चीज है। तो अगर उसने अच्छे से समझा तो मैं एक चीज वापस से रिवाइज करवाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। और एक और चीज आपको पता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो बी के परपेंडिकुलर है, तो जब भी वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर होती है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, पूरा करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि फील्ड उतनी है या नहीं, ये सब मैं बता चुका हूं अच्छे से, ठीक। तो सबको पता है सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और फील्ड क्योंकि पूरे रीजन में नहीं है तो उसका कुछ आर्क ट्रेवल करेगा, किस डायरेक्शन में, या तो ऊपर या ऐसा नीचे, वो डिपेंड करेगा फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, सेंटर किधर आ रहा है सर्कुलर पाथ का। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, पर एक चीज हमको पता है कि पूरे रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता है। तो अगर इनिशियल स्पीड u है और फाइनली एक आर्क ट्रेवल करके निकलेगा, चाहे ऐसा निकले चाहे इधर से निकले, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो v शुड बी इक्वल टू u। ये खासियत है, मैंने बहुत फोकस देके आपको बताया था। सो v इज इक्वल टू u, तो a गलत c गलत, बचा b और d। अब b और d में डिफरेंस क्या, एक बोलता y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0, मतलब ये ऐसा निकल जाएगा, तभी तो y पॉजिटिव आएगा, एक बोलता y लेस देन 0, मतलब ऐसा निकल जाएगा। अरे समझा? तो y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0, देखते हैं। फोर्स कितना लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स इज गिवन बाय q इंटू वी क्रॉस बी, पीएचडी कर चुके हैं अब। v राइट, b अंदर, थंब ऊपर, क्या फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां कहीं आएगा, पर। अब आधे बोलेंगे सर सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां, तो इसके अबाउट ये ऐसा वो करेगा और ऐसा निकल जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0। पर ये कौन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और मैंने बोला था इससे v क्रॉस b से जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव के ऊपर लगेगा, क्या नेगेटिव के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, तो इसका सेंटर यहां कहीं आएगा और ये इसके अबाउट ऐसा सर्कुलर करता हुआ चला जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लेस देन 0। तो फाइनल आंसर शुड बी डी। अरे आया समझ? तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलो, दिमाग और आंखें पूरा खुला रखो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आपका एडवांस 13 का क्वेश्चन, जिस साल मैंने पेपर दिया था, ठीक है, मुझसे तो हुआ नहीं था उस टाइम, तो देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। मुश्किल नहीं है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बेकार। एडवांस मतलब क्वेश्चन अच्छा होगा ही होगा, बहुत रेयर चांस होता है कि एडवांस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो भी पूछेगा तो सिंगल चॉइस में कभी कभी पूछ लेता है, जिसकी अहमियत वो सिर्फ 3 मार्क्स देता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस है जो 4 मार्क्स का है आपका, समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, कोशिश करना कि कैसे करना है। अब पार्टिकल ऑफ मास m, आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m, चार्ज q, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4i कैप, ठीक है। इनिशियली जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर किया उसकी वेलोसिटी थी x एक्सिस के अलोंग कितनी, 4। एंटर्स अ रीजन, वो मैंने अभी बताया, एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू xy प्लेन, और xy प्लेन का नॉर्मल मतलब या तो प्लस z या माइनस z, वही क्वेश्चन ऑप्शन में भी पूछा है, फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो
आगे की इंफॉर्मेशन से शायद आपको पता चलेगा कि फील्ड माइनस जेड में है या प्लस जेड में। ठीक है, अच्छा, द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। मतलब कुछ ऐसा है, ये x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, y में तो हर जगह फील्ड है आपकी, ऑल वैल्यूज ऑफ y बोला है उसने, पर x में सिर्फ फील्ड किधर है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक। चलो थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा दूर ले लेते हैं यहां तक, मतलब इतने रीजन में आपकी फील्ड है। ये ओ क्रॉस बना दिया, पर जरूरी नहीं है क्रॉस, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि माइनस जेड में या प्लस जेड में। चलो मैं ऐसी, मतलब कुछ तो है माइनस में या प्लस में, या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा। ठीक है, तो दोनों बना लेते हैं। आधे लोग बोलेंगे सर आपको तो आंसर पता है इसलिए आपने पहले से ही बना दिया। ठीक है, तो दोनों के लिए बना देते हैं हम लोग डॉट 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 डॉट, मतलब फील्ड प्लस जेड में या माइनस जेड में किसी एक में है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया उसने, बल्कि ऑप्शंस में पूछा है कि फील्ड है किधर। अच्छा, अब आगे क्या बोला उसने, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन, इस रीजन से पास होने के बाद। अच्छा, स्टार्टिंग में किस स्पीड से एंटर किया वो, 4i कैप, मतलब ये 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ओरिजिन से। अच्छा, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन द पार्टिकल एमर्जेस ऑन द अदर साइड, मतलब फील्ड के दूसरी साइड चला गया। आफ्टर 10 मिली सेकेंड, ये टाइम है 10 मिली सेकेंड, ध्यान देना कितने टाइम के बाद चला गया, 10 मिली मतलब 10 की पावर -2 सेकेंड्स, मिली मतलब 10 की पावर -3। किस स्पीड से, ट्वाइस ऑफ √3i कैप प्लस 2j कैप, मतलब i में कितनी है स्पीड, फाइनल स्पीड निकलने के बाद 2√3i प्लस 2j। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता, पर वेलोसिटी चेंज कर सकता है। मैंने बहुत डिटेल में सब समझाया था। वेलोसिटी चेंज हो रही है, नो डाउट। इनिशियली 4i थी, सिर्फ i में थी, फाइनली i में भी है, j में भी है। क्यों, क्योंकि आर्क पे ट्रेवल करेगा, और जब आर्क पे ट्रेवल करके बाहर निकल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे। समझ पा रहे हो, पर स्पीड सेम रहेगी, चेक कर लो। फाइनल स्पीड √12 प्लस 4 √16 4, तो फाइनल स्पीड भी 4 है, इनिशियल भी 4 है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं करती, क्योंकि वर्क ही नहीं परफॉर्म नहीं करती वो। समझो, हर चीज समझोगे तो सब आएगा अच्छे से। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, पर आपको एक चीज यहां से समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन अब आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली है फील्ड माइनस जेड में है, दूसरा प्लस जेड में है, फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, डी बोल रहा है फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। तो कोई ऊपर के दो में से कोई एक सही है, साफ दिख रहा है, नीचे के दो में से कोई एक सही है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पहली बात तो चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आराम से फोर्स विल बी Q इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी जो बताएगा फोर्स वही होगा। पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि फाइनल वेलोसिटी I में भी पॉजिटिव है, J में भी पॉजिटिव है। समझ में आ गया, मतलब वो यहां से कुछ सर्कुलर आर्क करके गया और यहां पे गया, और जब बाहर निकल रहा होगा तब ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जिसके दो कंपोनेंट हैं और जो दोनों हमको क्वेश्चन में दिए हैं। एक दिया है 2√3 और एक दिया है हमको 2। ठीक है, इससे मतलब भी नहीं है ये। अच्छा, मतलब ये ऐसा आर्क करके गया है ना, मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए फील्ड है आपकी, क्वेश्चन में दिया, चाहे y नेगेटिव हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब पूरे रीजन में ऐसी फील्ड है, बस इतने रीजन में, पर पूरे में ऐसा, y तो पूरे में फील्ड है। अब आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि वो ऐसा पाथ नहीं किया, मतलब उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर नीचे नहीं है, उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर ऊपर कहीं है। ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब ये तभी पॉसिबल है जब, मतलब दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे अगर ऐसा पाथ फॉलो करता तो उसकी x में तो पॉजिटिव आती, y में उसकी नेगेटिव आती, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी जो फील्ड है वो y में भी पॉजिटिव है। वो तभी पॉसिबल है जब उसका फोर्स प्लस y के अलोंग होगा। बिल्कुल सही बात है सर, तभी तो वो ऐसा आर्क करेगा। सोचो उसका फोर्स -y लाइन के अलोंग होता तब वो ऐसा जाता, तब उसकी y में वेलोसिटी निकलते वक्त नेगेटिव होती। यही समझना था इसमें। अब वो कौन सी फील्ड में पॉसिबल है कि ये ऐसा ऊपर की तरफ भागे, v क्रॉस b करो, v ऐसा था, b अंदर, थंब ऊपर, तो थंब अगर ऊपर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यही आपको सोचना था कि फील्ड अब है किधर, तो अंदर की तरफ फील्ड होगी ना कि बाहर की तरफ।
ये समझ में आया? दोनों से समझ के देख लो ना, क्योंकि अगर अंदर हुई तो V, B अंदर, थंब ऊपर, मतलब फोर्स जो है वो Y के अलोंग आएगा, प्लस Y, तभी तो ऐसा पाथ फॉलो करेगा इस आर्क के अलोंग। पूरा तो कर नहीं पाएगा क्योंकि फील्ड उतनी है नहीं, नहीं तो पूरा ऐसा सर्कल मार लेता। ठीक है, अच्छा अगर सोच के देखो फील्ड बाहर की तरफ होती तब क्या होता, V B बाहर की तरफ, थंब किधर नीचे, तब ऐसा करता, तब उसकी जो निकलते वक्त वेलोसिटी होती है वो Y में नेगेटिव होती। तो मतलब एक सिचुएशन तो चली गई कि फील्ड बाहर है, बाहर नहीं है, फील्ड अंदर की तरफ है। ये समझ में आया अंदर की तरफ क्यों? तो ऑप्शन एक तो मिल गया हमको ए, फील्ड इज इन -z डायरेक्शन। दूसरा B की वैल्यू, मैग्नीट्यूड B का पूछा है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैथ लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ठीक, सबको एक चीज समझ में आ गई कि V क्रॉस B से सेंटर जो आएगा वो प्लस Y के अलोंग आएगा यहां कहीं, क्योंकि ये लगेगा आपका FM और FM की लाइन पे ही आपका सेंटर आएगा। सिमिलरली जब यहां से बाहर निकलेगा तब वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही, तब ये लगेगा आपका FM, बिल्कुल। दोनों को ज्वाइन करो, यहां कहीं सेंटर होगा। ठीक, क्या आपको एंगल ऑफ डेविएशन ये मिल जाएगा थीटा? ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करो, साइन इनवर्स TYR वाला। हाँ, तो ज्योमेट्री अब सोचनी पड़ेगी। और फिर से मैंने बोला भी था वहां पे कि नीट वाले लोग परेशान ना, उनके में नहीं आता, देखो एडवांस में आया हुआ है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन कि जाना चाहता था सीधा पर गया ऐसा, तो क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा? तो दिस टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा बोलो, ये बाय ये मतलब VY अपॉन ये मतलब VX। VY कितना दिया है? 2, VX कितना दिया है? 2√3। सो दिस विल बी 1/√3, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 30 डिग्री। ठीक, और अगर आपने वो डेरिवेशन अच्छे से समझी होगी, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा आया था। प्रूव कर देता हूं मैं फिर से, कैसे? ये थीटा तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। अब ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, और आपको पता फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये टोटल 90, जिसमें से गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा? थीटा। तो ये भी कितना आएगा? थीटा। समझ में आ गया? तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से निकला और टोटल एंगल सेंटर पे बनाया कितना? थीटा। तो क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं, थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी? बिल्कुल, ये भी मैं क्लास में करा चुका हूं। थीटा कितना? 30, 30 इज π/6, दैट शुड बी ओमेगा, ओमेगा फिक्स होता है QB/m इंटू टी। कितना टाइम लगा उसको? 10 मिली, 10 की पावर -2। सो B कम्स आउट टू बी m/q π/6, और नीचे 10 की पावर -2, तो ऊपर जाके 100। सो दैट विल बी 50 m π/3q। ठीक है, तो ऑप्शन सी। क्या मुश्किल था? नहीं। क्या टाइम कंज्यूमिंग था? बिल्कुल, और एडवांस के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते ही हैं। पर देखो कितना देर लगा? 5 मिनट। 5 मिनट में 4 मार्क्स आ गए आपके। और क्वेश्चन ही कितने आते हैं एडवांस में? 14-15 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट के। तो अगर आप हर एक में 4-5 मिनट भी देंगे तो आपका 1 घंटे में 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो आराम से दिमाग को एकाग्रित करके, कंसंट्रेटेड करके चीजों को सोल्व किया करो। नो डाउट एडवांस आपसे एफर्ट्स मांगता है, बहुत एफर्ट्स मांगता है, आपकी नॉलेज चेक करता है, आपका पेशेंस चेक करता है, पर वो रखोगे तभी एडवांस में मार्क्स ला पाओगे। ऐसा हड़बड़ा के, परेशान होके कुछ नहीं होगा। सब चीजें क्लास में कराई गई है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एडवांस में जो क्लास से बाहर से आ जाए, जो मैंने नहीं बताया। ठीक है, करना आपको है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था एडवांस में बच्चे का काम 60 to 70% होता है, टीचर का काम 20 to 30, क्योंकि टीचर सिर्फ कंसेप्ट्स बता सकता है, उनको अपने दिमाग में रखना और उनको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो बच्चे का काम है। हार्ड वर्क बच्चे का काम है। ठीक है, तो एडवांस अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितना टीचर कर रहा है उससे कहीं ज्यादा। हम तो कर ही रहे हैं, पर आपको अपने से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीट मेंस वालों को भी नहीं करनी है, उनको भी मेहनत करनी है, पर एडवांस में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ? अभी भी काफी टाइम है हमारे पास। ये होने के बाद एक सेट ऑफ क्वेश्चंस और करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। ठीक है, जो हमने आज और कल में पढ़ा, टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये कौन सा था? मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज, है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इन सब पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, कोई भी एग्जामिनेशन उठाओ बाहर से कुछ नहीं आएगा, पर हाँ क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। अब वो आपके दिमाग के ऊपर है कि आपने कितना सीखा है, कैसे करेंगे, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक,
तो अब लगे हाथ लास्ट क्वेश्चन भी कर लो। देखो ये भी एडवांस का है लास्ट, मतलब वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछता है वो। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा मैंने उसमें लिखा है, कंजस्टेड हो गया थोड़ा। टू पैरेलल वायर्स, मेरे पास दो पैरेलल वायर्स है इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब बोर्ड के प्लेन में है, एक्स नोट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और एक पॉइंट चार्ज है मूविंग विद स्पीड यू बिटवीन द वायर्स। ठीक है, इन सेम प्लेन इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द वायर्स, किसी एक वायर से x दूरी पे है। क्वेश्चन है जब दोनों वायर्स में करंट I फ्लो कर रहा है, ये जो दोनों गिवन वायर्स हैं सेम डायरेक्शन में, तब उस पार्टिकल के रेडियस, मतलब जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस r1 है, और जब दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम I करंट, तब उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस r2 है। तो क्वेश्चन है r1 बाय r2 का रेशियो बताओ। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और क्वेश्चन में गिवन है x0 बाय x1 3 है। ठीक है, तो पहले तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसने बोला क्या है, फिर समझते हैं कि करना क्या है आगे। तो पहले तो इसने दिए दो पैरेलल वायर्स, चलो ठीक है, समझ में आ गया। कितनी दूरी पे दोनों, x0 दूरी पे, बीच में एक पॉइंट चार्ज है विच इज मूविंग विद स्पीड u। ठीक है, अच्छा कितना दूरी पे है ये, एक वायर से x1 दूरी पे है, मतलब यहां से x1, तो यहां से कितना, बहुत मुश्किल है बताना, x0 माइनस x1। ठीक है, और x0 और x1 का रेशियो दिया, तो आपको एक को दूसरे में चेंज करना है तो वो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, तो पहली चीज तो एक कौन सा पाथ फॉलो करेगा, देखो केस 1, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो I। अब देखो एडवांस क्या क्या चीजें आपसे एक ही क्वेश्चन में करवा ले रहा है। देखो सबसे पहले आपको बर्ड सेवर्ट्स लो आना चाहिए, दूसरा आपको एक इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड पता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको पता होना चाहिए कि कब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ करता है। चौथा आपको पता होनी चाहिए सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें करवा ली, पर क्या ये सब कराई नहीं गई है क्लास में, सब कराई गई हैं, बस एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करना है। देखो अब ध्यान से पहले तो देखते हैं इसका मोशन होगा कैसा। देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट पे है, क्या वहां पे फील्ड होगी, किधर सिखाया है, थंब पाम रूल, अंदर, तो फील्ड होगी अंदर की तरफ, क्रॉस बना लेते हैं, बिल्कुल सही। इसकी वजह से भी यहां पे फील्ड होगी, किधर होगी बोलो, थंब। ठीक है, फिंगर्स को करो आर वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम आ रही है बाहर, तो वो होगी बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं पर इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये x1 है और ये 2x1 है। अरे है, क्योंकि x0 कितना है 3x1, तो मैं यहां पे लिख ही देता हूं एज x0 इज इक्वल टू 3x1, सो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2x1। बिल्कुल सही है, आप यहां से भी x1 ले लेते हो, उधर से 2x1 हो जाता, क्या फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, तो कौन सी फील्ड ज्यादा आएगी बोलो, करंट सेम, पर इसका डिस्टेंस पॉइंट से कम है, और डिस्टेंस जितना कम फील्ड उतनी ज्यादा, तो इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, मतलब अंदर वाली फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाहर वाली फील्ड, तो नेट फील्ड किधर, अंदर। तो u b के परपेंडिकुलर है, क्योंकि u प्लेन में है, b प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो ऐसे केस में पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस आपको r1 बोला है। अब वो कितना होगा, mv बाई क्यू बी, ये सब याद होना चाहिए आपको। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, खत्म सवाल। कैसे बोलो, मान लो इसकी वजह से फील्ड b1 बोल देते हैं, तो बोलो b1 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस विच इज x1, इसकी वजह से बोल देते क्रॉस अंदर की तरफ, इसकी वजह से बोल देते b2, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस विच इज 2x1, किधर, बाहर। तो नेट फील्ड बोलो कितनी, नेट फील्ड विल बी b1 माइनस b2। अब डिस्टेंस भी उल्टे कर सकते थे, उससे नेट फील्ड बाहर आ जाती, फर्क थोड़ी पड़ रहा है कुछ। ठीक है, कितनी आएगी बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x1, 1 माइनस 1 बाय 2 विच इज 1 बाय 2, तो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई x1, कहां, अंदर। तो इस फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल ऐसा सर्कल में घूमने लगेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो b के परपेंडिकुलर है। केस 2 याद करो, है ना। तो कितना रेडियस हो जाएगा, r1 बोला है उसको लेने को, दैट विल बी mv, v इज u डिवाइडेड बाय qb, कितना हो गया बोलो, mu बाय q इंटू 1 बाय b, b इज
म्यू नॉट आई बाय 4π(x1). सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ R1। ठीक, क्या सिमिलरली R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। केस 2, केस 2 में क्या है? सेम वायर्स, ये आपका चार्ज कितना दूरी पे? वही एक वायर से x1 पे, तो दूसरी वायर से x0 माइनस x1 विच विल बी 2x1। पर इस बार सिचुएशन अलग क्यों है? क्योंकि इस वायर में अगर आई ऊपर दौड़ रहा है तो इस वायर में आई नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, दोनों की फील्ड किधर आएगी? इसकी वजह से थंब आर वेक्टर की तरफ, फिंगर्स पाम अंदर, तो इसकी वजह से फील्ड आ रही है अंदर। इसकी वजह से भी चेक करो, वो भी अंदर आएगी शायद। थंब रेडियस की तरफ, मतलब आर वेक्टर की तरफ, फिंगर्स पाम अंदर, तो इसकी वजह से भी अंदर। देखो इसमें दोनों की वजह से अंदर आ रही थी, इसमें एक की वजह से अंदर, एक की वजह से बाहर आ रही थी। डिफरेंस तो आया, बिल्कुल आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। तो बोलो B1 की वैल्यू इसकी वजह से वो तो सेम रहेगी, कितनी? म्यू नॉट आई बाय 2π(x1) अंदर। B2 उसकी वजह से फील्ड मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल जाएगा, वो भी सेम म्यू नॉट आई बाय 2π डिस्टेंस विच इज 2x1, वो भी अंदर होगी इस बार। सो नेट फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे इस बार, दैट विल बी B1 प्लस B2। कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 2π(x1), यहां से 1, यहां से 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, नेट किधर? अंदर। सो दैट विल बी 3 म्यू नॉट आई बाय 4π(x1). क्या फिर से फील्ड अंदर? क्या u आपका ऐसा दिया है क्वेश्चन में? क्या फिर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फील्ड के? क्या करेगा? सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस कितना? m इंटू वी विच इज u बाय q इंटू बी। R2 बोला इस रेडियस को, सो दैट विल बी mu बाय q इंटू 1/b विच इज 3 म्यू नॉट आई बाय 4π(x1). तो क्वेश्चन में पूछा था R1 बाय R2 का रेशो बताओ, करो रेशो। R1 बाय R2, mu बाय q 4π(x1) म्यू नॉट आई, mu बाय q 4π(x1) म्यू नॉट आई, सब गायब, तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1/3। सो R1 बाय R2 विल बी 3/1। कर लोगे सॉल्व? तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो पर लेंदी, थोड़ा सा लेंदी था, पर एडवांस है तो इतना तो चलता है। 3 मार्क्स का सवाल था, इंटीजर टाइप। कर लोगे? तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस चीजों को समझो, सिस्टमैटिक चलो, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी हमारे पास है, हाँ 10-12 मिनट है, तो 10-12 मिनट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क के ऊपर। ठीक है, फिर खत्म करेंगे, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इंपॉर्टेंट है वो भी, फॉर्मूला वगैरह याद रखना, कैसे अप्लाई करना वो समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उसके। फिर उसके बाद आता है बार मैग्नेट, वो इन दोनों टॉपिक्स को मैं एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा, क्योंकि बार मैग्नेट सेम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था, वही एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड, सब कुछ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायामैग्नेटिक, फेरो, पैरा, उसकी मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, और मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, पर हाँ उसकी थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी पे क्वेश्चंस पूछता है वो, तो उसके मैं नोट्स दे दूंगा अच्छे से, उसको अच्छे से लिख लेना और कर लेना। फिर लास्ट में बचता है अर्थ मैग्नेटिज्म, तो मैक्सिमम अगर लगेगा यहां से आज का लेक्चर छोड़ के तो 4 लेक्चर और, नहीं तो 3 में भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अच्छे से समझो चैप्टर को, और कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, नोट करो, खुद से करने की कोशिश करो, सब मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क वगैरह के ऊपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप इज कैरिंग अ स्टेडी करंट I एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज m। इफ दिस स्क्वायर इज चेंज्ड टू अ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक मोमेंट इज m के टर्म में कितना हो जाएगा? अब उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, 2019 मेंस में आया था। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के ऑप्शंस मैंने उधर बनाए हुए हैं, ध्यान से देखना, और फोर्थ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, सारे अच्छे से ध्यान से समझना। आप लोग जिसको अच्छे से समझ में आ गया सब पॉज करके ट्राई करो, जिसका नहीं आएगा वो देखना क्या गलती हुई मुझसे। देखो सबसे पहला, अ स्क्वायर लूप इज कैरिंग अ स्टेडी करंट I। चलो एक स्क्वायर लूप बना लेते हैं, कैरिंग अ स्टेडी करंट I, तो ये करंट है I। सपोज एक साइड है इसकी L, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4L, इसका यूज होगा आगे।
अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इस केस में? m। तो m की वैल्यू बोलो कितनी? करंट I। तो m की वैल्यू हो गई करंट इंटू एरिया, सो दैट विल बी I इंटू एल स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब इस स्क्वायर को आपने चेंज कर दिया एक सर्कुलर लूप में जिसमें सेम करंट I दौड़ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? सपोज इसकी रेडियस है r, सो नया मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी करंट इनटू एरिया विच इज पाई r स्क्वायर। क्या आप लोग r को चेंज कर लोगे l में? बिल्कुल, क्योंकि हमको m डैश और m कंपेयर करना है ना, तो l को r में कैसे चेंज करेंगे? इस 4l लेंथ की से वायर से ये आपका सर्कुलर लूप बना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 4l शुड बी इक्वल टू 2 पाई r, 2 से 2 गायब, सो r शुड बी इक्वल टू 2l बाय पाई। डाल दो इसमें, सो m डैश विल बी I इंटू पाई इंटू r स्क्वायर विच विल बी 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सो दैट इज 4 बाय पाई इंटू आई एल स्क्वायर। आई एल स्क्वायर क्या था? स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट, क्या उसको m बोल दें? सो नया मैग्नेटिक मोमेंट इज 4m बाय पाई। तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब चीजें समझो, आराम से करो, सब हो जाएगा। बल्कि ये चैप्टर तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इनसे भी इजी है अगर आप सही से पढ़ोगे तो। सेकंड, फर्स्ट हो गया, तो जिसका नहीं हुआ था पॉज करके नोट कर लो। सेकंड खुद से ट्राई करो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इज m एंड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उस केस में है B1। तो क्वेश्चन है व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज डबल्ड कीपिंग द करंट सेम, करंट चेंज नहीं किया है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज B2, B1 बाई B2 का रेशो बताना है। तो देखो ध्यान से, सर्कुलर रूप में कितना करंट है? I। सेंटर पे फील्ड बोलो जिसको B1 बोला है उसने, दैट विल बी म्यू नॉट I बाय 2R, रेडियस है सपोज R। अब नए केस में क्या हुआ? करंट अनचेंज रखा, मतलब करंट अभी भी I है आपका। अब सेंटर पे फील्ड मांगी है, पर क्या रेडियस चेंज हो जाएगी? मान लो R डैश। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया, व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट इज डबल। सो मैग्नेटिक मोमेंट डबल किया करंट सेम रख के। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। बिल्कुल, करंट सो सेम रखा आपने, तो मैग्नेटिक मोमेंट डबल कब हो सकता है? जब एरिया डबल हुआ होगा। ठीक है, मतलब इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज डबल्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, करंट सेम रखा है क्वेश्चन में दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डबल हुआ तो एरिया इज डबल्ड। और लूप का एरिया डबल कब होगा? लूप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो डबल कब होगा? व्हेन रेडियस इज रूट 2 टाइम्स। यही तो होगा, क्योंकि रेडियस रूट 2 टाइम्स कर दोगे तो क्या होगा? नया रेडियस हो जाएगा रूट 2r, तो नया एरिया कितना? पाई इंटू रूट 2r का स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, डबल हो गया एरिया। एरिया डबल, मैग्नेटिक मोमेंट डबल। अरे इतना मैथ तो आता है। हाँ, तो r डैश कितना हो गया आपका? रूट 2r। सो नया फील्ड सेंटर पे करंट सेम रखा है, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2 रेडियस, दैट इज रूट 2r। तो क्वेश्चन में पूछा था B1 बाय B2 बताओ, सो B1 बाय B2 विल बी म्यू नॉट I बाय 2r से म्यू नॉट I बाय 2r गायब, 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, सो दैट इज रूट 2। क्या मुश्किल है इसमें? 18 में आया जेई मेंस। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस सिस्टमेटिक चलो, सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये पॉज करके नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? 2015 में आया था। क्वेश्चन क्या है? अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 10 centimeter and 5 centimeter carrying a current I of 12 ampere is placed in different orientations as shown। चार ओरिएंटेशंस दिख रही हैं। क्वेश्चन है इफ B is in plus Z direction, वो हर डायग्राम में बनाया भी है उसने, in which orientation the loop would be in stable equilibrium and in unstable। ठीक है, ऑप्शंस थे कुछ तो A and B, A and C, B and D, C and D कुछ तो था। मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा था स्टेबल में किस में होगा, दूसरा बोल रहा था कोमा के बाद जो लिखा था वो बोल रहा था अनस्टेबल में किस में होगा। अब अगर आपने आज का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर इज 0 डिग्री। अच्छे से बताया। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी लूप कब होता है? व्हेन एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर इज 180 डिग्री। बताया था। तो देखो किस में M और B में एंगल वो है। देखो पहले ऑप्शन वाइज चलते हैं। लूप किस प्लेन में है?
वाई जेड, तो एरिया किधर आएगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स के अलोंग, क्योंकि वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स आएगा आपका। तो एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक्स डायरेक्शन में, पर फील्ड किस में है, जेड, तो दोनों में एंगल तो 90 हो गया, तो 90 में तो कोई इक्विलिब्रियम में नहीं होता, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी, लूप किस प्लेन में है, वाई एक्स में, एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर लूप है तो एरिया किधर जाएगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर मतलब जेड डायरेक्शन। अब प्लस जेड की माइनस जेड, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब ऊपर, मतलब प्लस जेड, तो एरिया वेक्टर भी प्लस जेड, लिख देता हूं मैं हर ऑप्शन में, एरिया वेक्टर प्लस जेड, बी वेक्टर प्लस जेड, दोनों में एंगल कितना, जीरो, तो एंगल जीरो, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, तो इस केस में होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इस केस में इक्विलिब्रियम भी में ही नहीं होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। चलो सी ऑप्शन, कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में लूप दिख रहा है, तो किधर आएगा, एक्स जेड के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब वाई में, तो एरिया वेक्टर किस में आ गया, वाई डायरेक्शन में, और बी वेक्टर किस में है, वो तो प्लस जेड में ही है, दोनों में एंगल 90, तो इसमें भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ दो ही केस में होगा, या तो एंगल 0 या एंगल 180। इसमें देखते हैं कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर एक्स वाई के परपेंडिकुलर मतलब जेड, किधर जेड, फिंगर्स को कर्ल करो, माइनस जेड, समझ में आया, सो एरिया वेक्टर इज इन माइनस जेड डायरेक्शन, बी इज इन प्लस जेड, दोनों में एंगल 180, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, तो आंसर क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा बी में, अनस्टेबल में होगा डी में, तो किसी एक ऑप्शन में था तो आंसर था। तो क्या मुश्किल है, बस चीजें समझो, परेशान नहीं होना, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो और सोल्व करो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 15 या 14 में आया था, ये 15 में था तो ये 14 में रहा होगा। क्वेश्चन है, ऐसा करंट दौड़ रहा है इसमें, सेमी सर्कुलर दिख रहे हैं सब, ठीक है, डायमीटर कितनी है ए, तो रेडियस हो जाएगी a/2, क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। अब इसके लिए देखो आपको क्लोज मतलब कंप्लीट लूप नहीं दिख रहा है, ऐसा आधा है, ऐसा है ना, तो कल मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको, वो ट्रिक का यूज करके देखते हैं कुछ होगा क्या। फिर से मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, ये x, ये y, ये ऐसा, ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक क्या थी आपकी कि, हाँ, तो ट्रिक थी आपकी कि इसको क्लोज करके देखते हैं एक बार, सेमी सर्कल बना के देखते हैं, तो सेमी सर्कल बना के देखते हैं मतलब ये ऐसा, ठीक, और इसी के जस्ट नीचे ये ऐसा बना लो, ट्रिक याद है, ताकि आपका लूप आपको कंप्लीट दिखे, बना लिया। करंट उल्टा ले लो दोनों में, कैसे, देखो इसको अगर कंप्लीट करना है आपको तो ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, मतलब इसमें करंट ऐसा, तो नीचे वाले में कैसा हो जाएगा, नीचे वाले में ऐसा हो जाएगा, ठीक, देखते हैं लूप बन पाता है कि नहीं। सिमिलरली इसके साथ बनाओ, तो ये ऐसा, जस्ट साइड में ऐसा बना लो, ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा, तो इसमें ऐसा जा रहा होगा, तो इसके जस्ट अगले वाले में कैसा बना लो, इसका जस्ट उल्टा, ये देखो नेट करंट 0 होना चाहिए आपका, ठीक है, पर इससे एक फायदा क्या हो गया, आपके लूप कंप्लीट हो जा रहे हैं। सिमिलरली इसके लिए बनाओ, ठीक, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो करंट ऐसा जाएगा ताकि ये लूप ऐसा कंप्लीट हो जाए, और जस्ट ऊपर बना लो ऐसा, ये ट्रिक है, आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें करंट कैसा, ऐसा, इसके जस्ट उल्टा। लास्ट बचा ये, तो इसमें क्या करो, ये ऐसा जा रहा है तो इसमें ऐसा जाएगा, और जस्ट साइड में ये भी बनाओ, और इसमें करंट भेज दो उल्टा। तो क्या आपको ये 4 सेमी सर्कुलर लूप नहीं दिख रहे हैं, पर 4 सेमी सर्कुलर लूप के साथ आपको अब एक स्क्वायर लूप भी दिखेगा। ये ट्रिक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको लूप दिख ही नहीं रहा था पूरा। देखो अब समझ में आया, देखो स्क्वायर लूप कैसे, करंट भी दिख रहा होगा आपको, ये आया समझ। डार्क बना दूं क्या, डार्क बना देते हैं ताकि आपको फील हो, ये थोड़ी ज्योमेट्री से स्क्वायर लग नहीं रहा, पर ये स्क्वायर लूप होगा, क्यों, क्योंकि आपको डायमेंशंस दी गई है, ठीक है, साइड कितनी 2 है, और 4 आपको सेमी सर्कल दिख रहे होंगे, देखो ये एक, ये
एक ये और एक ये दिख रहा है। हर एक की रेडियस कितनी a/2, सॉरी ये 2a नहीं a होगा ना, हाँ ये टोटल a दिया था, ठीक। अरे आया समझ। तो 4 सेमी सर्कुलर लूप और एक स्क्वायर लूप। क्या सबका निकालना आता है आपको मैग्नेटिक मोमेंट? बिल्कुल, बाद में सबको ऐड कर देना। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया XY प्लेन में, तो एरिया वेक्टर आएगा z की तरफ, बिल्कुल। इसका भी एरिया वेक्टर z, इसका भी एरिया वेक्टर z, इसका भी एरिया वेक्टर z, स्क्वायर का भी एरिया वेक्टर z, प्लस z में सबके सब आ रहे हैं। क्या सबको डायरेक्टली ऐड कर दें? बिल्कुल। सो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप्स दैट विल बी करंट इनटू एरिया। एक का एरिया आता है कैसे? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है पूरे स्क्वायर का, तो आधे का कितना है? डिवाइड बाय 2 इंटू 4, ऐसे ऐसे 4 है ना, 2 से गया 2, दैट विल बी आई पाई a स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, और ड्यू टू स्क्वायर लूप दैट विल बी करंट इंटू एरिया, स्क्वायर की साइड a, दैट इज आई स्क्वायर। ठीक है, कोई मैच कर रहा है ऑप्शन? हाँ, 2 से ए भी गायब कर देते हैं 2। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का ऐड कर दो, सेमी सर्कल और स्क्वायर, दैट विल बी आई ए स्क्वायर कॉमन पाई बाय 2 प्लस 1, और वेक्टर फॉर्म में किधर आ रहा था? प्लस के, क्योंकि सबका प्लस के की तरफ आ रहा था, इसलिए ऐड किया है डायरेक्ट। कर लोगे? तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब इसके बाद चैप्टर में कुछ दम नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीज है, वो डिपेंड करेगा आप कितना रट पाते हैं। ऐसा नहीं है कि समझने का कुछ भी नहीं है, समझने का भी है, पर 2-3 पार्ट आपके पूरे रटने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह वो, ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। आप अच्छे से नोट करना नोटबुक में, और उसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि डायरेक्ट थियरी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से समझो, कोई भी डाउट है तो उसको पूछो, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो।